हेलो एवरीवन, वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, ये सीरीज PYQ सीरीज चल रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चल रही है। जो भी क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं वहां हम डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीडियो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट 5 वीडियो है, यानी कि 1 से लेके 4 तक वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन क्लासेस के वीडियोस को आप जरूर देखें। ऊपर ये लिंक पे भी क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड वी रेकमेंड कि इनको खत्म करने के बाद ही आप इस सेट 5 पे आए। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपकी तैयारी में कंटिन्यूटी सही रहेगी। वीडियोस जैसा कि हर वीडियो में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम को यूज करते हुए बनाए गए हैं ताकि किसी भी एस्पिरेंट को समझने में प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्टली, ऑल दीज वीडियोस, ऑल दीज क्वेश्चंस आर रेलेवेंट फॉर एनी स्टेट सर्विसेज। आप अगर किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का PCS एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। तो इसी नोट पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल सॉल्यूशंस पे बेस्ड है, एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, राइट, कंसेप्चुअल है, तो इसको ध्यान से देखें। प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, रेलेवेंट है। तो अब क्या कह रहे हैं सवाल, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में, 100 ग्राम चीनी को आप आधा लीटर यानी कि 500 ग्राम पानी में मिला के एक अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन यानी कि असंतृप्त चीनी घोल तैयार करते हैं, तो इनमें से किसकी भौतिक मात्रा नहीं बदलेगी? सॉल्यूशन की इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी? अब देखिए, अगर हम 100 ग्राम शुगर को हाफ अ लीटर पानी में डालेंगे तो वे टैम्परिंग विद द मासेस, राइट? तो मास तो डेफिनेटली चेंज होगा। मास डेंसिटी से लिंक्ड है, डेंसिटी भी चेंज होगी और कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। जो एक चीज चेंज नहीं होगी ओवरऑल सोल्यूशन की अनसैचुरेटेड, वो होगा वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त चीनी घोल का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आयतन के अलावा यहाँ मास, डेंसिटी, कंसंट्रेशन सब चेंज होंगे। क्लियर है? इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना है। ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के आते ही रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल है बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है। एक मोबाइल फोन चार्जर इनमें से क्या होता है? इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप अप होता है कि स्टेप, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये बताना है हमें। तो दोस्तों, इसमें जो कंसेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं। जो घरों में हमारी बिजली आती है वो 220 से 230 वोल्ट के बीच में होती है। वैसे तो जो बेंचमार्क होती है वो 220 वोल्ट होती है, थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन होता है। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस फोन को चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड होता नहीं है, तो इसलिए जब हम चार्जिंग सॉकेट में अपना जो हम चार्जर होता है वो डालते हैं, तो उस चार्जर का सबसे पहले जो फंक्शन होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना, राइट? ये कितना कम करता है? 9 से करीब 12 वोल्ट, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है उस डिवाइस के लिए। अगर इसको आप नहीं करोगे तो वो डिवाइस जो है फूक जाएगा आपका। करेक्ट है? तो जो घरों में बिजली आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। करेक्ट है? याद आ रही है चीजें, कंसेप्ट पढ़े हुए? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज होता है। तो 220 से 230 वोल्ट जो होती है वो जो हमारे घरों की लाइन, जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, वहां से बिजली आती है। इसको कम करके 9 से 12 वोल्ट पे लेके आना होता है ताकि हम अपने मोबाइल फोन और बाकी जैसे लैपटॉप हो गया, इन डिवाइसेस को चार्ज कर पाए, राइट? अगर डायरेक्टली आप 220 वोल्ट पे कर दोगे तो वो आपका उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो चार्जर्स होते हैं मोबाइल फोन के, दे आर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म। करेक्ट है? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है और काफी एग्जाम्स में आपको दिखेगा, किसी न किसी फॉर्म में पूछते ही। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एक कट हीरे की जो चमक होती है वो इतनी शानदार आखिर होती क्यों है? पहला ऑप्शन, निहित स्वरूप, उसकी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी होती है डायमंड की। दूसरा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा, इसका आणविक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायमंड का, उस वजह से उतना चमकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन, प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो, इसका जो सही आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेनन की वजह से जो है डायमंड इतना चमकता है। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई। अब समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली बेस्ड है
रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पे। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट के अंदर में दो चीजें देखते हैं हम, है कि नहीं। एक होता है आपका रिफ्लेक्शन मतलब लाइट पड़ती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब लाइट बेंड हुई, रिफ्लेक्ट नहीं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से, मान लो मीडियम 1 से दूसरे मीडियम में जा रही है जिनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं। इसकी अगर मान लो डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, तो D1 और D2 में फर्क है। मान लो D2 D1 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपके दिमाग से उतरेगा नहीं। सिंपल सी चीज है लेकिन पूछी जाती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है समझ, ठीक है। अब बीच में मान लो एक लाइन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसी लाइन पे ये एक इंटरफेसिंग लाइन है दोनों मीडियम्स के बीच में, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब मीडियम 1 मान लेते हैं हम, डेंसिटी जो है इसकी कम है, तो इसको एग्जाम्पल तौर पे मान लो ये एयर है, हवा। और मीडियम 2 जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसको मान लो ये पानी है। अब लाइट जो है ट्रैवल करेगी किसमें, हल्के मीडियम से, एयर में से, और किधर जाएगी, वाटर, जो कि भारी मीडियम है, ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ठीक है। तो अब लाइट रे मान लेते हैं हम, अलग कलर से डिनोट करते हैं इसको। लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से अगला मीडियम जो है शुरू होता है, तो यहाँ पे ये लाइट बेंड कर जाएगी। अब देखो, लाइट जब हल्के से भारी में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, जब भारी से हल्के में आएगी तो नॉर्मल से पास आएगी। तो नॉर्मल जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करें और लाइट हम कहते हैं भारी मीडियम से आ रही है, मतलब इधर से आ रही है, तो फिर ये रिफ्रैक्ट होके, बेंड होके नॉर्मल की ओर पास चली जाएगी। इस केस में क्या हो रहा है, जो लाइट है वो हवा से पानी के अंदर में जा रही है, यानी कि हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जा रही है, तो इस केस में वो नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो ये एंगल्स बनाती है नॉर्मल से, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, इधर से ट्रैवल करके इस तरफ जा रही है, और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक इसी तरह जब लाइट इधर से आएगी तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हल्के मीडियम से लाइट भारी मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बड़ा होता है। जब वो ज़्यादा डेंसिटी के मीडियम से कम डेंसिटी में आएगी, यानी पानी की तरफ से मान लेते हैं हवा की तरफ आएगी, लाइट ट्रैवल करेगी, तो फिर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि हम किस केस में जो है वो आखिरकार टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। तो देखो, अब ये जो एंगल है आर, ये अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री यानी कि लाइट आई और उसके बाद सीधा ऐसे निकल गई, तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्रिटिकल एंगल पे है। अब अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, यानी कि लाइट आए, सीधी निकलने के बजाय पैरेलल टू द मीडियम वो वापस घूम जाए, उस केस में हम बोलेंगे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैज अकर्ड, राइट। इसमें क्या हुआ, बेसिकली लाइट इंटरनली बिना दूसरे मीडियम में एंटर किए हुए उसी मीडियम में वापस आ गई, एयर में ही वापस घूम गई। इस चीज को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और जो अच्छा एग्जांपल इसका पूछा जाता है वो होता है मिराजेस फॉर्मेशन में। अब मिराज कहाँ फॉर्म होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डेंसिटी उसमें चेंज हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है हवा, राइट। तो इसीलिए इसको हम डेजर्ट्स में देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी अगर आप एक सड़क पे खड़े हैं और सीधा देख रहे हैं तो आपको थोड़ी दूर पे लगेगा कि वहां पानी पड़ा हुआ है। ये क्यों हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसीलिए जो हिरन होते हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो भूखे प्यासे वहां घूमते रहते हैं, उनको लगता है थोड़ी दूर पे पानी पड़ा हुआ है, तो फिर वहां दौड़ के जाते हैं, वहां देखते हैं पानी नहीं है। वो जो रीजन है, जो कारण है इस चीज का, वो है मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, मिराज फॉर्मेशन एंड ये जो डायमंड का यहाँ पे ब्रिलियंट जो शाइन है, बहुत चमकता है, वो दोनों चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी इस टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको नहीं भी आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं वापस एक सेपरेट वीडियो इनफैक्ट इस पे बना सकता हूँ, ये उतना जरूरी टॉपिक है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है बायोगैस प्लांट के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल कैटेगरी में आता है, राइट।
तो अब ये सवाल भी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, निम्नलिखित में से कौन सी वो गैसेज हैं जो बायोगैस प्लांट से निकलती हैं और एक फ्यूल गैस में यूज की जा सकती हैं, फ्यूल गैस के बतौर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और इथेन। इसमें से जो सही जवाब है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो बायोगैस प्लांट से निकलती है और उसको हम एज अ फ्यूल गैस यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे कुकिंग में यूज कर सकते हैं, चीजों को गर्म करने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उसका यूज हो सकता है। अब मीथेन के अलावा जो दूसरी गैसेस निकलती हैं बायोगैस प्लांट में से वो है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये कंबस्टिबल गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये ऑक्सीडाइज होती हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी यूज होती है कुकिंग के लिए। क्लियर है? तो ये जो एबिलिटी है ये एनर्जी रिलीज करने की इन गैसेस की, ऑन व्हाट? ऑन ऑक्सीडेशन, यही उनको फ्यूल गैस की कैटेगरी में डालता है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो गैसेस हैं वो गैस इंजन में भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, जहां पे एनर्जी जो वो रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी और हीट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मीथेन गैस इज द करेक्ट आंसर, जो बायोगैस प्लांट से रिलीज होती है और कुकिंग में यूज होती है। जो दूसरी गैसेस रिलीज होती हैं वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये दोनों भी कंबस्टिबल गैसेस हैं। ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती हैं, केमिकली रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होती हैं और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसी एनर्जी को यूज करते हुए कुकिंग और इसका कन्वर्ट हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट में। तो देयरफॉर डिफरेंट अप्लायंसेस में इसका यूज आता है एज अ फ्यूल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में जो रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है उसके ऊपर ये सवाल है, राइट? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा रेडियो आइसोटोप जो है हमें ब्लड कैंसर में उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है? ठीक है, क्लियर है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में मदद करता है। इसके अलावा जो एक और आइसोटोप है जो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है विच इज आयोडीन 131, और एक और एग्जाम्पल है टेक्नीशियम 99। तो ये जो आइसोटोप्स हैं ये मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं फॉस्फोरस 32 काम कैसे करता है। तो दोस्तों देखो, कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर्स होते हैं, मतलब सॉरी बॉडी में क्या होता है, ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मलाइन ट्यूमर्स और एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। क्लियर है? बिनाइन ट्यूमर्स और मलाइन ट्यूमर्स। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनसे हमको कोई खतरा नहीं, ये हमको हार्म नहीं करते। जो मलाइन ट्यूमर्स होते हैं ये होते हैं खतरनाक। तो जो कैंसर होता है ये बेसिकली मलाइन ट्यूमर्स में होता है। इनके अंदर में ऐसे सेल्स होते हैं जो हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं जिनको, और वो बहुत ही एक्सीडिंगली हाई रेट पे ग्रो करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को खत्म करते हुए, राइट? तो अब फॉस्फोरस 32 को हम यूज क्यों कर पाते हैं इस केस में कैंसर ट्रीटमेंट में? क्योंकि जो मलाइन ट्यूमर्स होते हैं इनके अंदर के जो सेल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि वो इस फॉस्फोरस 32 जो रेडियो आइसोटोप है इसको अक्यूमुलेट कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब ये जब इकट्ठा हो जाता है, अब इन आइसोटोप्स को हम बॉडी के बाहर से भी ट्रेस कर सकते हैं। तो जिस जिस स्पॉट पे ये अक्यूमुलेट होता है हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ट्यूमर है वो उन स्पॉट्स पे है। तो इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये बेसिकली पता लगाने के काम आता है कि मैलाइन ट्यूमर्स जो हमारे कैंसरस सेल्स को कैरी करते हैं, जिनके अंदर में कैंसरस सेल्स होते हैं, उनकी आखिरकार लोकेशन क्या है। क्लियर है? सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।